बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सीवीएस फार्माकोलॉजी और सीवीएस फार्माकोलॉजी में डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स वो एजेंट होते हैं कि जो यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। ये यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज इनहिबिट करते हैं आयन ट्रांसपोर्टर को, और मेनली ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। इस तरह सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, जिसकी वजह से यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब किडनी में जो है फंक्शनल यूनिट है उसका नेफ्रॉन। अब किडनी में जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो सिलेक्टिव होती है। अमाइनो एसिड ग्लूकोज जो होते हैं वो टोटली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा जो आयन होते हैं सोडियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, पोटेशियम, ये डिपेंड करता है बॉडी की कंडीशन पे कि कितनी अमाउंट हमें रिक्वायर है। इसके अलावा क्रिएटिनिन, यूरिया वगैरह जो है ये टोटली एक्सक्रीट हो जाती हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे कि किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। दो किस्म की ट्रांसपोर्ट होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आगे मजीद दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। सबसे पहले ये एक सेगमेंट लेते हैं हम, ये एपिकल और ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है और ये ल्यूमन है जहाँ से यूरिन पास करता है। ये इंटरस्टिशियल सेल है और ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है। अब बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे एक स्पेसिफिक पंप होता है जिसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ये पंप क्या करता है कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है कि जिसमें एटीपी डायरेक्टली इस्तेमाल होता है, और इसमें बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है कि जो सोडियम को एक्टिवली इनसाइड द सेल से इंटरस्टिशियम में पंप करता है और पोटेशियम को इंटरस्टिशियम से इनसाइड द सेल पंप करता है। ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब जिस तरह सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है, इसी तरह हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप भी होता है, कैल्शियम एटीपेज पंप भी होता है, हाइड्रोजन एटीपेज पंप भी होता है, और ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब सोडियम पोटेशियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से, एटीपेज पंप की वजह से यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस ल्यूमिनल मेम्ब्रेन डेवलप कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम की कंसंट्रेशन यूरिन में हाई है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम ग्लूमेरुलर सिल्ट्रेट से जो है मैक्सिमम अमाउंट पे यहाँ पे होता है, तो सोडियम की कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है और यहाँ इनसाइड द सेल लो है ड्यू टू सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। दो फैक्टर होते हैं कि जो सोडियम की यहाँ से ल्यूमन से यूरिन से इंटरस्टिशियल सेल में डिफ्यूजन में डिटरमिन करते हैं। पहला फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इस सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की वजह से अक्रॉस ल्यूमिनल मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप कर जाता है। सोडियम की कंसंट्रेशन यहाँ पे आई है और यहाँ पे इनसाइड द सेल लो है, जिसकी वजह से सोडियम हाई कंसंट्रेशन यूरिन में से ल्यूमन में से पास करता है इनसाइड द सेल। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की वजह से -70 मिलीवोल्ट नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट कर देता है इनसाइड द सेल। ये नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव सोडियम को अट्रैक्ट करता है इनसाइड द सेल फ्रॉम ल्यूमन। इस तरह सोडियम की जो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस बेसोलेटरल मेम्ब्रेन और पैसिव डिफ्यूजन होती है अक्रॉस ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। इस तरह सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन में 3 स्टेप होते हैं: अक्रॉस ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, पैसिव डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अक्रॉस बेसोलेटरल मेम्ब्रेन ड्यू टू सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, और यहाँ से इंटरस्टिशियम में से ये फिर पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं और पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में चला जाता है विद वाटर, क्योंकि वाटर भी यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब होता है और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है एक्वापोरिन और क्लोरीन 2 प्रोटीन की वजह से। जो एक्वापोरिन होती है वो ट्रांससेलुलर वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाती है और जो क्लोरीन है वो पैरासेलुलर, और यहाँ से वाटर बल्क फ्लो के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे वाटर की मैक्सिमम अमाउंट है, बल्क फ्लो के थ्रू ये इनसाइड द पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी चला जाता है। यहाँ पे पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी एक्ट लाइक अ वेन सेंट,
क्योंकि यहाँ पे नेट एब्जॉर्बिंग फोर्स है कि जो वाटर को भी साथ सोडियम को भी और अदर आयन को रीअब्जॉर्ब करवाएगी। अब दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है कि जिसमें टू सबस्ट्रेट्स है वो इंटरेक्ट करते हैं कैरियर प्रोटीन के साथ। यहाँ पे एक कैरियर प्रोटीन है SGLT, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि एक सब्सटेंस डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मूव करता है और उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है सेकंड सब्सटेंस क्या करता है यूज करके वो अपहिल मूवमेंट करता है। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि दो सब्सटेंस सोडियम और ग्लूकोज इंटरेक्ट करते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के साथ। इस तरह सोडियम डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मूव करता है और इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करती है वो ग्लूकोज की अपहिल मूवमेंट करवाती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन इन ह्यूमन से इनसाइड द सेल। क्योंकि नॉर्मली ग्लूकोज यूरिन में अपीयर नहीं होता, लेकिन अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाती है तो उस वक्त ग्लूकोज क्योंकि यूरिन में इंक्रीज होता है और सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर की वजह से ग्लूकोज मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब होता है। अब ये एक कैरियर प्रोटीन की वजह। दूसरी जो को ट्रांसपोर्टर है वो है सोडियम और अमीनो एसिड। इसमें क्या होता है कि सोडियम और अमीनो एसिड दोनों कैरियर प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सोडियम डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मूव करता है। इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है जो अमीनो एसिड की अपहिल मूवमेंट करवाता है फ्रॉम ह्यूमन से इंटरस्टिशियल सेल में। यह है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद यहाँ पे एक और एक्सचेंजर होता है जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। ये एक्सचेंजर क्या करता है कि सोडियम को डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाता है फ्रॉम ल्यूमन इनटू सेल और हाइड्रोजन को इनसाइड द सेल से आउटवर्ड ल्यूमन में एक्सचेंज करवाता है। इसी वजह से इसे सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर कहते हैं। और ये भी सोडियम क्योंकि डाउन हिल जा रहा है और इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है वो हाइड्रोजन को अपोजिट जो है पंप करवाता है। इसको कहते हैं काउंटर करंट। काउंटर करंट एक्सचेंज है। ये है किडनी की जो नॉर्मल जो ट्रांसपोर्ट होती है सोडियम की, वाटर की और हाइड्रोजन का जो एक्सचेंजर होता है। अब हम देखेंगे कि नेफ्रॉन के डिफरेंट सेगमेंट में रीअब्जॉर्प्शन किस तरह होती है। नेफ्रॉन क्योंकि किडनी का फंक्शनल यूनिट है और जो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट बनता है वो आगे नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू रीअब्जॉर्ब होता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोक्सिमल कंडक्टिव ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कंडक्टिव ट्यूब्यूल में 65% सोडियम, 60% वाटर, 65% पोटेशियम और 85% बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब होता है। अब प्रोक्सिमल कंडक्टिव ट्यूब्यूल है, यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल जो सब्सटेंस जिनमें यूरिन में अपीयर नहीं होना है वो मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्रोक्सिमल कंडक्टिव ट्यूब्यूल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें एक्सटेंसिव ब्रश बॉर्डर है। ये ब्रश बॉर्डर क्या करती हैं कि इसके सरफेस एरिया को प्रोक्सिमल कंडक्टिव ट्यूब्यूल के इंक्रीज करती है जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है। तीसरे नंबर पे बेजल एंड ल्यूमिनल चैनल है। इनकी वजह से क्या होता है कि ल्यूमिनल साइड पे भी और बेजल साइड पे भी जो है इन चैनल के थ्रू एब्जॉर्प्शन होती है। चौथे नंबर पे कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन की वजह से क्या होता है कि जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ग्लूकोज और अमीनो एसिड की वो रीअब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है जो सोडियम को डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मूव करवाता है और हाइड्रोजन को अपहिल मूवमेंट करवाता है। इसी तरह हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आयन वो सिक्रीट हो जाता है और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब प्रोक्सिमल कंडक्टिव ट्यूब्यूल में
रीअब्जॉर्प्शन इस तरह होती है। वो ये मैकेनिज्म है कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, हैव अ ब्रेक। अब प्रोएक्सिमल कन्वेलेटिव ट्यूब्यूल में जो रीअब्जॉर्प्शन होती है उसमें यह है कि अक्रॉस बेसोलेटरल मेम्ब्रेन एक पंप है जिसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये पंप सोडियम को पंप करता है इनसाइड द सेल से ब्लड इंटरस्टिशियम में और पोटेशियम को फ्रॉम इंटरस्टिशियम इनटू द सेल। इस तरह यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। वो क्या करता है कि सोडियम को फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल लोअर कंसंट्रेशन मूव करवाता है। अब ये होता है कि ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एटीपी डायरेक्ट यूज हो रहा है, और ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है कि जिसमें कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है। अब सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसमें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों इन्वॉल्व होती है। अब दूसरे नंबर पर है ग्लूकोज। ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के थ्रू होती है। इसमें यह होता है कि ग्लूकोज S1 सेगमेंट में प्रोक्सिमल कन्वेलेटिव ट्यूब्यूल के S1 सेगमेंट में 90% रीअब्जॉर्ब हो जाता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के थ्रू, और S3 सेगमेंट में 10% रिमेनिंग जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब यहाँ पे ग्लूकोज को कैरियर प्रोटीन के थ्रू रीअब्जॉर्ब होता है। इसी तरह अक्रॉस बेसोलेटरल मेम्ब्रेन यहाँ पे एक डिफ्यूजन प्रोटीन है जिसे कहते हैं ग्लूट प्रोटीन, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये क्या करती है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करती है ग्लूकोज की अक्रॉस बेसोलेटरल मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल से ब्लड इंटरस्टिशियम में, और यहाँ से ग्लूकोज के बल्क फ्लो के थ्रू ब्लड में चला जाता है। ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन में 3 किस्म के प्रोसेस है। अक्रॉस ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है, across luminal membrane from lumen inside the cell carrier protein secondary active transport। across basolateral membrane glut protein ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये इंटरस्टिशियम में चली जाती है। ग्लूट प्रोटीन जो है, जो GLUT2 है, इसके थ्रू 90% S1 सेगमेंट में प्रोक्सिमल कन्वेलेटिव ट्यूब्यूल के रीअब्जॉर्ब होती है, और जो GLUT1 है S3 सेगमेंट में रिमेनिंग 10%। इसी तरह ग्लूकोज मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर यहाँ से बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से ये ब्लड इंटरस्टिशियम में चला जाता है, और इंटरस्टिशियम में से फिर ये पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में चला जाता है। अब इसमें यहाँ पे प्रोक्सिमल कन्वेलेटिव ट्यूब्यूल में एक और इम्पॉर्टेंट जो है बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन है। बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन में एक एंजाइम एक्ट करता है जिसे कहते हैं कार्बोनिक इनहेड्रेज। बाइकार्बोनेट जो ब्लड में होता है वो फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में। बाइकार्बोनेट की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है उसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसे कहते हैं कार्बोनिक इनहेड्रेज। बाइकार्बोनेट जो नॉर्मली फिल्टर होता है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन आयन के साथ और कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड के ऊपर एक एंजाइम ऐड करता है जिसे कहते हैं कार्बोनिक इनहेड्रेज। उससे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू इनसाइड द सेल चली जाती है, फ्रॉम ह्यूमन यूरिन में से इनसाइड द सेल चली जाती है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिएक्ट करेगी वाटर के साथ कार्बोनिक इनहेड्रेज एंजाइम के अंदर और कार्बोनिक एसिड बनाएगी। कार्बोनिक एसिड फिर ब्रेक डाउन होगा H+ और बाइकार्बोनेट आयन में रीअब्जॉर्ब होगा। ये जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ ये सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर के थ्रू यहाँ से ये फिर सेल में से दोबारा ल्यूमन में चला जाएगा और सोडियम जो है वो इनसाइड द सेल जो है ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पे सोडियम इनसाइड द सेल जो आएगा वो बाइकार्बोनेट के साथ को ट्रांसपोर्ट करेगा। बाइकार्बोनेट के साथ एक को ट्रांसपोर्ट करके सेल में से ये इंटरस्टिशियम में चला जाएगा और फिर पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में। इस तरह 85% बाइकार्बोनेट जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वेलेटिव ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। एक बात कि जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन है प्रॉक्सिमल कन्वेलेटिव ट्यूब्यूल के डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट तरीके से है। जो फर्स्ट सेगमेंट है उसमें सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है कैरियर प्रोटीन के साथ।
कि वो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के थ्रू या सोडियम अमीनो एसिड के साथ रीअब्जॉर्ब होता है को ट्रांसपोर्टर कैरियर प्रोटीन के थ्रू। लेकिन क्योंकि सेकंड हाफ जो S2 या S3 सेगमेंट है उसमें सोडियम तो उसकी तो कंसंट्रेशन होती है, लेकिन ग्लूकोज की और अमीनो एसिड की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है। तो सेकंड हाफ में ग्लूकोज और अमीनो एसिड टोटली क्योंकि अब्जॉर्ब होते हैं, तो सोडियम क्या करता है कि जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन के साथ फर्स्ट हाफ में सोडियम बाइंड नहीं करता, क्योंकि वो कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड करके ग्लूकोज और अमीनो एसिड की कैरियर ट्रांसपोर्ट करवाता है। लेकिन सेकंड हाफ में क्लोराइड की फर्स्ट हाफ में कंसंट्रेशन होती है 105 मिली इक्विवेलेंट, जो सेकंड हाफ में S2 सेगमेंट या S3 सेगमेंट में इसकी कंसंट्रेशन क्लोराइड की 140 मिली इक्विवेलेंट तक पहुंच जाती है। तो क्लोराइड क्योंकि सेकंड हाफ में 140 मिली इक्विवेलेंट तक पहुंच जाता है, तो ये पैरासेलुलर पाथ के थ्रू क्लोराइड मूव करता है और सोडियम के साथ बाइंड करके सोडियम क्लोराइड बनेगा और वो पैरासेलुलर पाथ के थ्रू ये ब्लड इंटरस्टिशियम में चला जाएगा। इसके अलावा प्रोक्सिमल कर्वेटिव ट्यूब्यूल है, इसमें क्रेटिनिन यूरिया वगैरह जो है वो टोटली फिल्टर होते हैं, क्योंकि नॉर्मली यूरिया क्रेटिनिन की कंसंट्रेशन हमें ब्लड में रिक्वायर नहीं होती, तो वो टोटली जो फिल्टर होते हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है। इसके अलावा यूरेट, ऑक्सलेट और कैटाकोलामाइन और ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस जो यहाँ पे फिल्टर होते हैं वो नॉर्मली रीअब्जॉर्ब नहीं होते, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट है और उनकी टोटली एक्सक्रीशन होती है। ये थी प्रोक्सिमल कन्वेटिव ट्यूब्यूल में नॉर्मल जो रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब प्रोक्सिमल कन्वेटिव ट्यूब्यूल में जो हम ड्रग यूज करते हैं, सबसे पहले हम जो ड्रग यूज करते हैं वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। इसमें मेनली एसीटाजोलामाइड हम यूज करते हैं। इसके अलावा अदर जो ड्रग इस ग्रुप में आती हैं वो भी यूज हो सकती है। एसीटाजोलामाइड क्या करता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इसको ब्लॉक करता है। जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को ब्लॉक करेगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनेगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन भी रुक जाएगी। जब बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगी तो इसका लेवल यूरिन में इंक्रीज कर जाएगा और ये अल्कलाइन डायूरेसिस करवाएगा। अब कौन कौन सी कंडीशन है कि जिसमें हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एसीटाजोलामाइड, ब्रेंजोलामाइड या जो है और इस ग्रुप में जो भी ड्रग आती है वो हम यूज करते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है यूरिन डी अल्कलाइनाइजेशन। क्या होता है कि जो कैल्शियम है, ये यूरेट है या ऑक्सलेट है, वो नॉर्मली एसिडिक पीएच में इनसॉल्युबल होते हैं और वो किडनी में अक्यूमुलेट होके किडनी स्टोन बना सकते हैं। इस वजह से हम यूरिन की अल्कलाइनाइजेशन करवाते हैं कि वो अल्कलाइन पीएच में सॉल्युबल होते हैं, इस तरह वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं मोशन सिकनेस में। मोशन सिकनेस में क्या होता है कि जब माउंटेन ट्रैवलर हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस भी इसे कहते हैं, जब हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो उनका पल्मोनरी जो है एडिमा भी हो सकता है और इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी राइज हो सकता है, जिसकी वजह से सेरिब्रल एडिमा भी हो सकता है। और जब हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर मोशन सिकनेस में देंगे, क्योंकि मोशन सिकनेस में वो नोजिया, वोमिटिंग ये कॉज कर सकते हैं। जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज के इनहिबिटर देंगे तो वो क्या करेंगे कि HCO3 की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देंगे। जब HCO3 की बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा कि जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की प्रोडक्शन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्वॉल्व होता है। और जब बाइकार्बोनेट नहीं होगा तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज कर जाएगी और इसकी वजह से क्या होगा कि एक पहला इफेक्ट तो ये है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर डिक्रीज करेगा, लेकिन दूसरा ये है कि ये एसिडिक इन्वायरमेंट बनाएगा ब्रेन में, इंट्राक्रैनियल में, क्योंकि जब बाइकार्बोनेट कम होगा तो पीएच एसिडिक हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और हाइपर वेंटिलेशन होगी। तीसरा इसका ये यूज है कि ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में यूज होता है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में क्या होता है कि बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज कर जाती है। जब बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी। अगर हम बाइकार्बोनेट के इनहिबिटर, अगर इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज के इनहिबिटर देंगे तो बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कम हो जाएगी। चौथे नंबर पे हम इसे ग्लूकोमा में यूज करते हैं। ग्लूकोमा में क्या होता है कि जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो
इंक्रीज हो जाता है। ओपन एंगल या क्लोज एंगल ग्लूकोमा जो भी है, तो ग्लूकोमा में जब हम इसे यूज करेंगे तो जो सिलरी बॉडी आएगी वो क्या करती है कि बाइकार्बोनेट आयन को ब्लड में से एक्वस ह्यूमर में पंप करती है। इस तरह एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन होती है। लेकिन जब हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज के इनहिबिटर देंगे एसीटाजोलामाइड, तो वो क्या करेगा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन डिक्रीज कर जाएगी। जब एक्वस ह्यूमर की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी तो इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। एक और ये है कि हम इसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की लीकेज में भी यूज करते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज के इनहिबिटर जब, क्योंकि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में मेनिंजेस रप्चर होती है, जब मेनिंजेस रप्चर होंगी तो क्या होगा कि जो फ्लूइड है इनसाइड उनके वो इंट्राक्रेनियम में आ जाएगा। जब क्रेनियम में आ जाएगा तो प्रेशर राइज होगा और इसकी वजह से ये क्या हो सकता है कि वो ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन जब हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की लीकेज में हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज के इनहिबिटर देंगे तो वो क्या करेंगे कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की प्रोडक्शन को डिक्रीज करेंगे। इसी तरह लीकेज जो है वो रिवर्स हो जाएगी। इसके अलावा इसका ये नॉर्मल थेरेप्यूटिक यूज थे। एडवर्स इफेक्ट इसकी ये है कि हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस काज कर सकता है, क्योंकि जब बाइकार्बोनेट है जो वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो उसकी कंसंट्रेशन यूरिन में ज़्यादा इंक्रीज करेगी। जब यूरिन में ज़्यादा इंक्रीज करेगी तो उसकी वजह से हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, टॉक्सिसिटी अगर होगी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। इसके अलावा रीनल स्टोन हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम फास्फेट है जो वो नॉर्मली अल्कलाइन पीएच पे इनसॉल्युबल होता है, तो वो यूरिन में पास नहीं होगा, क्योंकि यूरिन की पीएच जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की वजह से इंक्रीज अल्कलाइन हो जाती है। तो जब कैल्शियम फास्फेट यूरिन में पास नहीं करेगा तो वो किडनी नेफ्रॉन में अक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से किडनी स्टोन बन सकता है। एक इसकी कंट्राइंडिकेशन है कि जब हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज के इनहिबिटर देंगे तो ये क्या करेगा कि जो अमोनियम आयन है जो नॉर्मली यूरिन में एक्सक्रीट होता है उसको रीअब्जॉर्ब अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो अमोनिया है ये वापस ब्लड में चला जाएगा। ये क्या करेगा कि हेपेटिक इंसेफेलोपैथी काज कर सकता है लिवर सिरोसिस के पेशेंट में। इसके अलावा दूसरा जो हम इनहिबिटर देते हैं वो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट में इनहिबिटर देते हैं कि ये इनहिबिटर क्या करते हैं कि जो ये कैरियर प्रोटीन है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, इसको इनहिबिटर करते हैं। इसमें जो है इसकी इनहिबिटर के लिए हम जो यूज करते हैं जिलिफ्रिजोन ग्रुप ऑफ ड्रग है, इप्राजिलिफ्रिजोन, इम्पाजिलिफ्रिजोन और अदर जो भी इसमें आते हैं ड्रग, वो क्या करती हैं कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करती हैं। जब सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिट होंगे तो ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगी। ये हम हाइपरग्लाइसीमिया में भी बल्कि यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है कि जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 SGLT2 या SGLT1 की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। जब एंजियोटेंसिन 2 AT1 रिसेप्टर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो ग्लूकोज की मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगी, और हम डायबिटीज या हाइपरग्लाइसीमिया में क्या करेंगे कि एंजियोटेंसिन के इनहिबिटर देंगे जो इसके रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। इस तरह इसकी जो रीअब्जॉर्प्शन है वो रुक जाएगी। ये था हमारा कि प्रोक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल में जो ड्रग की रीअब्जॉर्प्शन पे जो ड्रग एक्ट करती हैं। अब जो सेकंड पार्ट है नेफ्रॉन का वो है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के नॉर्मली 3 पार्ट हैं, डिसेंडिंग, थिन असेंडिंग और थिक असेंडिंग। 3 पार्ट होते हैं, एक थिन डिसेंडिंग, एक थिन असेंडिंग और एक थिक असेंडिंग। थिन डिसेंडिंग जो होता है वो नॉर्मली परमिएबल होता है वाटर के लिए परमिएबल होता है, और वाटर एक्वापोरिन के थ्रू ट्रांससेलुलर और कोलेजन 2 प्रोटीन के थ्रू पैरासेलुलर वो रीअब्जॉर्ब होता है। और जो थिन डिसेंडिंग होता है ये नॉर्मली सल्यूट के लिए इम्परमिएबल होता है। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है वो थिन असेंडिंग है और थिक असेंडिंग है। दोनों पार्ट जो है थिन असेंडिंग और थिक असेंडिंग दोनों जो है वाटर के लिए इम्परमिएबल होते हैं। अलबत्ता जो थिक असेंडिंग पार्ट है ये सल्यूट के लिए हाईली परमिएबल होता है, और यहाँ पे 25% सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि वही सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है अक्रॉस बेसोलेटरल मेम्ब्रेन।
ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप सेल से इनसाइड द सेल से इंटरस्टिशियम में सोडियम को पंप करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप कर देता है अक्रॉस ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, ल्यूमन और इनसाइड द सेल। अब क्या होता है कि सोडियम यहाँ पे ल्यूमन में हाई कंसंट्रेशन में है, 25% यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होगा, और सोडियम जब यहाँ से डाउन हिल डिफ्यूजन करेगा, जब डाउन हिल इसकी मूवमेंट होगी तो यहाँ पे एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर है जिसे कैरियर ट्रांसपोर्टर कहते हैं, सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर कि सोडियम डाउनवर्ड मूव कर रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसकी वजह से पोटेशियम और 2 क्लोराइड जो है वो भी साथ रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि पोटेशियम की वजह सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की वजह से पोटेशियम की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल हाई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पोटेशियम लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ मूव कर रहा है। और वो क्यों होता है कि सोडियम की डाउनवर्ड मूवमेंट होती है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, और वो क्या करता है कि पोटेशियम की अब फिर मूवमेंट करवाता है, क्योंकि सोडियम की डाउनवर्ड मूवमेंट से पोटेशियम एनर्जी जनरेट होती है जो पोटेशियम की अब फिर मूवमेंट करवाता है। अब सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड की वजह से 25% सोडियम यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे पोटेशियम जो है इनसाइड द सेल आया है, इसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर इंक्रीज हुई है, तो पोटेशियम क्या करेगा, वापस डिफ्यूज बैक करेगा, इसकी रिसाइकलिंग होगी रीनल आउटर मेडुलरी चैनल के थ्रू। इस चैनल के थ्रू क्या होगा कि पोटेशियम वापस इनसाइड द सेल से ल्यूमन में चला जाएगा। जब पोटेशियम वापस जाएगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट कर जाएगा, जिसकी वजह से ड्राइविंग फोर्स जनरेट होगी। वो ड्राइविंग फोर्स क्या करेगी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम इन दोनों को यहाँ से पुश करेगी। जब ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे इसको पुश करेगी, मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या होंगे कि पैरासेलुलर पाथ के थ्रू इंटरस्टिशियम में चले जाएंगे। इस तरह मैग्नीशियम और कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन भी थिक पार्ट है, जो लूप ऑफ इनले का थिक असेंडिंग पार्ट है, वहाँ पे मैग्नीशियम और कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन भी होती है। पहले नंबर पे क्या होता है कि सोडियम 1 पोटेशियम और 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है। ये क्या करता है 25% सोडियम को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाता है, क्योंकि सोडियम हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। क्यों? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप अक्रॉस बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पंप करता है सोडियम को इंटरस्टिशियम में, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम रीअब्सॉर्ब होता है अलोंग विद पोटेशियम और 2 क्लोराइड। अब पोटेशियम की मिकदार जब सेल के अंदर इंक्रीज हो जाएगी तो पोटेशियम रीसाइकल बैक होगा। जब इसकी वापस डिफ्यूजन होगी, यहाँ पे स्पेशल चैनल है रीनल आउटर मेडुलरी पोटेशियम के लिए चैनल है। ये क्या करेगा कि पोटेशियम को वापस ल्यूमन में लेके जाएगा। जब ल्यूमन में जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेशियम जनरेट होगा, जो एक ड्राइविंग फोर्स जनरेट करेगा। ये ड्राइविंग फोर्स मैग्नीशियम और कैल्शियम को यहाँ से पुश करेगी, और वो इंटरसेलुलर पाथ के थ्रू पैरासेलुलर पाथ के थ्रू यहाँ पे इंटरस्टिशियम में ब्लड इंटरस्टिशियम में, और यहाँ पे बल्क फ्लो के थ्रू रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ये नॉर्मल ट्रांसपोर्ट थी लूप ऑफ हेनले में। थिक असेंडिंग लूप में जो ड्रग यूज होती हैं उनको हम कहते हैं लूप डायूरेटिक्स। 4 टाइप जो 4 ड्रग है वो जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, फ्यूरासिमाइड, ब्यूमीथेनाइड, टोरसिमाइड और इथाक्राइनिक एसिड। ये 4 ड्रग्स हैं जिनको हम कहते हैं लूप डायूरेटिक्स। ये लूप डायूरेटिक्स क्या करती हैं कि ये ब्लॉक करती हैं सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को। जब ये सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करेंगी, क्योंकि सोडियम यहाँ पे 25% रीअब्सॉर्ब होता है, तो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन रुक जाएगी। जब सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन कम होगी तो इसकी वजह से मार्क्ड डायूरेसिस होगी। अब इसकी वजह से क्या होगा कि सोडियम की कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगी। इसके साथ साथ पोटेशियम की कंसंट्रेशन भी कम होगी, क्योंकि पोटेशियम भी एक्सक्रीट होगा, और क्लोराइड की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी। अब ये ड्रग्स जो है हम इसकी वजह से 3 इफेक्ट होंगे। एक तो ये है कि ये डायूरेसिस करवाएगा, दूसरा ये होगा कि ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन को भी इंक्रीज करवाएगा, हाइपर कैल्सीमिया में ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करवाएगा। जब ये पंप नॉर्मली काम नहीं करेगा को ट्रांसपोर्टर, तो पोटेशियम की रिसाइकलिंग नहीं होगी। जब पोटेशियम की रिसाइकलिंग नहीं होगी तो कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन, मैग्नीशियम की रीअब्सॉर्प्शन भी नहीं होगी, तो ये क्या करवाएगा कि कैल्शियम की एक्सक्रीशन करवाएगा। तीसरे नंबर पे इनका एक्शन ये है कि ये वेनोडाइलेशन करवाते हैं। लूप डायूरेटिक्स क्या करते हैं कि
प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसिस को इन्हांस करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसिस को इन्हांस करते हैं, साइक्लोऑक्सीनेज 2 एंजाइम को स्टिमुलेट करेंगे। जब साइक्लोऑक्सीनेज 2 एंजाइम को ये स्टिमुलेट करेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसिस इंक्रीज हो जाएगी। 2 टाइप की प्रोस्टाग्लैंडिन में जब ये दो इंक्रीज होंगे, PGE2 है जो ये क्या करवाएगा कि ये थिक असेंडिंग लोब में साल की ट्रांसपोर्ट को ये भी डिक्रीज करेगा। इस तरह ये लूप डाययूरेटिक्स की एक्शन को इन्हांस करता है। इसके अलावा प्रोस्टासाइक्लिन जिसको PGI2 कहते हैं, ये क्या करवाएगा, वेनोडाइलेशन करवाएगा। जब वेनोडाइलेशन करवाएगा तो हार्ट में वापस जो है हार्ट का रिटर्न जो है ब्लड का वो कम हो जाएगा। अब कौन कौन सी थेरेप्यूटिक यूज है कि कौन कौन सी कंडीशन है जब जिनमें हम इन्हें यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है कि इसको हम पल्मोनरी एडिमा में यूज करते हैं, पल्मोनरी और पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा में उस वक्त हम इसे यूज करेंगे कि जब लीवर सिरोसिस होगी या नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा या हार्ट फेलियर की वजह से अगर ब्लड में जो है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो जिसकी वजह से पेरिफेरल एडिमा होता है, क्योंकि हार्ट नॉर्मल 5 लीटर ब्लड पंप करता है, लेकिन जब हार्ट फेलियर होगा तो हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप नहीं करेगा। जब 5 लीटर ब्लड पंप नहीं करेगा किडनी को नॉर्मल ब्लड नहीं मिलेगा। जब किडनी को नॉर्मल ब्लड नहीं मिलेगा तो किडनी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म के थ्रू फ्लूइड की रिटेंशन करेगा। जब फ्लूइड मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। और हार्ट फेलियर में ये होता है कि हार्ट 5 लीटर ब्लड जब तक पंप ना करे उस वक्त तक किडनी फ्लूइड को रिटेन करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो क्रोनिक हार्ट फेलियर है उनमें 5 लीटर ब्लड पंप नहीं हो सकता, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैसिव पेरिफेरल एडिमा होता है। उस एडिमा को रिवर्स करने के लिए हम लूप डाययूरेटिक यूज करते हैं कि जो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को इनहिबिट करेंगे, और जब ये इस पंप को इनहिबिट करेंगे तो सोडियम की कंसंट्रेशन यूरिन में इंक्रीज होगी और वाटर भी इसके साथ मूव होगा, क्योंकि वाटर ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड के साथ मूव करेगा। इस तरह क्या होगा कि मार्क्ड डाययूरेसिस होगी और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल का अगर फेलियर है तो उसमें क्या होगा कि पल्मोनरी एडिमा होगा। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल है, हार्ट नॉर्मल ब्लड पंप नहीं करता तो पल्मोनरी वेन में ब्लड क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब पल्मोनरी वेन में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा कि पल्मोनरी एडिमा करवाएगा। आउटसाइड क्योंकि फोर्स ज्यादा हो जाएगी और पल्मोनरी एडिमा होगा। पल्मोनरी एडिमा की वजह से क्या होगा कि अगर लंग में नॉर्मल गैसेज एक्सचेंज न होगा तो वो एक लिथल कंडीशन है। इसके अलावा हार्ट फेलियर में भी देंगे, क्योंकि हार्ट फेलियर में हार्ट नॉर्मल ब्लड पंप नहीं करता, लेकिन जब लूप डाययूरेटिक्स इस पे एक्ट करेगी तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा। जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा तो हार्ट में वापस जो है हार्ट का इनपुट है जो वो वापस कम आएगा, जिसकी वजह से हार्ट को कम काम करना पड़ेगा और हार्ट फेलियर को रिवर्स किया जा सकता है। चौथे नंबर पे